नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रॉलेट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि हम लोग जो पिछले वीडियो में जाने थे एक खिलाफत आंदोलन के बारे में, आज उसी का करें। उससे थोड़ा पहले, खिलाफत आंदोलन से पहले एक भारत में एक एक्ट लागू हुआ था जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप भारत में एक घटना घटी थी जो घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। और इस हत्याकांड के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसका परिणाम क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट में आखिर हुआ क्या था। हमारे पीछे बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आपको बात बताई जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आखिर यह घटना क्यों घटी, यह घटना घटने का क्या रीज़न था, यह घटना उचित था, ये हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। यह जो घटना है रॉलेट एक्ट, यह लागू होने से पहले इसको प्रस्तावित किया जाता 1919 फरवरी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून को भारत में प्रस्तावित किया जाता है, और 21 मार्च 1919 को यह कानून पूरे भारत में लागू कर दी जाती है। भारत में रॉलेट एक्ट को लागू पूरे प्रांतों में किया गया था, ना कि किसी एक प्रांत में किया गया था। यह लागू कर जब हुआ तो यह भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके तहत क्या किया जाता था, जो निर्दोष लोग होते थे, या फिर यूँ कहिए जो भारतीय लोग होते थे, उनको बिना कहे किसी भी टाइम उसको गिरफ्तार कर और उस पर मुकदमा जब तब चलाया जा सकता था। और यह इस कानून के तहत उसकी जमानत भी नहीं हो पाती थी। इसका यानी कि उसमें ना कोई दलील ली जाती थी, ना इस पर अपील की जाती थी, और ना ही इसके लिए कोई वकालत कर सकता था। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है, यह इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह भारतीयों की पसंद के विरुद्ध कानून था। इस कानून के तहत लोगों को अब गिरफ्तारी किया जाता था, वो भी बिना कहे, शक के आधार पर, संदिग्ध स्थिति में उससे गिरफ्तार कर लिया जाता था। दोस्तों, जिस तरह से अभी उत्तरी कोरिया के तरफ, नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि किम जोंग का शासक है, अगर आप वहाँ हैं, आप पर थोड़ा सा भी शक किया जाता है कि यह हमारे बारे में गलत सोच रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे मौत की सज़ा तक सुनाई जा सकती है। उसी तरह से यह कानून जो 1919 में लागू हुआ था 21 अप्रैल को, यह भी उसी तरह का एक उससे भी बड़ा कानून था। इसमें भी शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और यहाँ तक कि इसमें ना वकालत किया जा सकता, कोई वकील आ सकता था, ना इसको अपील कर सकते थे कोर्ट में, और ना इसके लिए कोई दलील तैयार किया जा सकता था। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। अब इस एक्ट के तहत लोगों में, भारतीय लोगों में बड़ा ही अंग्रेजों के प्रति शोध की भावना उत्पन्न हो रही थी, अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। और अंग्रेज, सबसे बड़ी बात, अंग्रेज यह कानून भारत में रॉलेट एक्ट क्यों लाना चाहता था, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। भारत के लोग जागरूक हो रहे थे कि हम पर जो है अंग्रेजों का जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अंग्रेज चाहता था कि इस भारतीय को पूर्ण तरह से दबा कर रखा जाए, और फिर हम इस पर आसानी से शासन, राजनीतिक रूप से या हर तरीके से शासन कर सके। इसी कारण रॉलेट एक्ट को लाया कि अगर कोई इसका विरोध करता है, कोई क्रांति करना चाहेगा, तो इस एक्ट के तहत उसे कुचल दिया जाएगा। इसीलिए इस कानून को लागू किया गया पूरे भारत में। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही लागू किया गया, लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उनके खिलाफ आंदोलन, क्रांति करना शुरू कर दिए, जिसमें बहुत सारे महापुरुषों ने इसमें अपना योगदान दिया। इसमें थे एक सरदानंद
सरदानंद थे, इन्होंने स्वामी सरदानंद इन्होंने लगान ना देने का, यानी कि अंग्रेजों को अब लगान नहीं देना है, अंग्रेजों को अब कोई टैक्स नहीं देना है, इसलिए वहाँ पर जो है आंदोलन चलाने के लिए स्वामी सरदानंद अपना भी एक अलग आंदोलन उसी के विरोध में चलाए। कुछ भारतीय महापुरुष भी इसमें शामिल होकर और खासकर विशेषकर महात्मा गांधी के कहने पर पूरे भारत में आंदोलन तैयार किया गया, आंदोलन जारी रखा गया। और यह घटना मुख्य रूप से अगर बात किया जाए पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में यह आंदोलन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पर 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, महात्मा गांधी के कहने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया, आंदोलन जारी रखा गया। लेकिन उस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा था और उस नवरात्रि के दिन शायद नवमी का दिन था 9 अप्रैल को, और 1919 को क्या किया जाता है, 10 अप्रैल के आसपास यानी कि 9 अप्रैल की रात यानी कि 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, 2 नेता थे जो पंजाब के ही थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जो पंजाब के युवा दल के नेता थे सैफुद्दीन किचलू। और यह जो है छात्रों को अपने संघ में शामिल कर आंदोलन चला रहे थे, यानी कि उसमें उन्होंने छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जब यह आंदोलन चला 6 अप्रैल 1919 को, महात्मा गांधी के कहने पर यह आंदोलन चला, इसमें इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, या जो है एक नेतृत्व करता थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 को। और यह कहाँ के थे, तो पंजाब के थे। फिर दोस्तों आगे क्या होता है कि इसके विरोध में गिरफ्तार जो किया गया था, इसके विरोध में वह बैसाखी का दिन था और पंजाब के अमृतसर शहर में एक सभा का आयोजन किया गया था भारतीयों के द्वारा कि इसको किस तरह से बाहर निकाला जाए, नेतृत्वकर्ता को किनको, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। फिर वहाँ पर सभागार लगाई गई 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन बैसाखी का दिन था और बहुत सारे लोग जो थे उसमें शामिल हुए थे, इकट्ठा हुए थे, चूँकि वह सभागार जो था मतलब कि यह सभागार कोई हिंसात्मक नहीं था, लेकिन इधर सभा चल रही थी, उधर अंग्रेज जो था उस समय वहाँ का जनरल था, जनरल ओडायर पंजाब का ही था। दोस्तों उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि उस समय जो जनरल ओडायर वहाँ का जो जनरल था पंजाब का, उस समय भारत का चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी में हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जनरल, इधर सभा चल रही थी, उधर जनरल ओडायर उसको लगा, अंग्रेज़ों को लगा, अंग्रेज अधिकारी जो था उसे लगा कि भारतीय जो है हिंसात्मक कदम उठाना चाहता है, यानी कि वह हमारे खिलाफ राष्ट्रवादी की भावना जगाना चाहता है। इसीलिए जनरल ओडायर उस सभागार में जाता है। और दोस्तों खास बात कि उस सभागार में सिर्फ एक गेट था निकलने का मार्ग, उसमें कुछ एक कुआं भी था। कहा जाता है कि जब जनरल ओडायर वह आया, उस गेट से आया और कुछ भारतीय जो सेना उसके साथ थी वह भारतीय ही था, और उस जनरल ओडायर ने क्या किया, उस अपने सैनिकों को इस निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर जो सभा में शामिल थे, जो इन अपने नेतृत्वकर्ता को बाहर निकालने का कुछ मार्ग तलाश रहे थे, वह आता है जनरल डायर और उस सभा के गेट पर खड़े होकर, जो कि भागने का रास्ता था उसे पर खड़े हो जाता है और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है। जनरल ओडायर एकदम कायर, जनरल ओडायर, वह डायर नहीं बल्कि कायर इसे कह सकते हैं। और इस तरह से उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग जो होते हैं वर्ष बैसाखी के दिन वह वहाँ पर मारे जाते हैं। और साथ में कुछ कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे थे कि उस अपनी जान बचाने के लिए उस कुआं में ही कूद पड़े थे और फिर भी उनकी जान चली गई थी। बहुत सारे 1500 से लगभग अधिक लोग घायल हो गए थे। और फिर वहीं पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। आगे इसके बारे में बताएंगे कि उधम सिंह ने क्या किया, और उधम सिंह भी वहीं शामिल थे। संयोग से यह बच गए और बच गए तो फिर क्या हुआ, जैसे ही यह
आंदोलन हुआ, यह हत्याकांड हुआ। और इस हत्याकांड को चूंकि जलियांवाला बाग में हुआ था अमृतसर के, इसलिए इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। यानी कि रॉलेट एक्ट के फलस्वरूप अंग्रेजों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बड़ा जो उठाया गया एक कदम था वह था रॉलेट एक्ट, जिसमें काफ़ी लोग जलियांवाला बाग जिसमें काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी। इसका मतलब ये हुआ था कि रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक नरसंहार की श्रेणी में आ गई। दोस्तों, जब यह नरसंहार हुआ तो कुछ महापुरुषों ने अपनी ओर से अंग्रेजों का जो दिया हुआ उपाधि था उस उपाधि को त्याग दिए। जैसे महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट जिसे सर की उपाधि कहा था उसे त्याग दिया, और शंकर नायर थे, इन्होंने वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने हुए थे उस सदस्य को पूर्णतः या त्याग दिए। यह असर हुआ महापुरुषों को में असर हुआ, लेकिन उधम सिंह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, जब यह हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों को जब पता चला वायसराय उस समय के वायसराय जेम्स फोर्ड को, तो इसकी खूब आलोचना हुई। और आलोचना शुरुआत में तो इसकी खूब सराहना की, अंग्रेजों ने खूब इसकी सराहना की कि नहीं, जनरल ओडायर जो है बहुत ही अच्छा काम किया, वह भारतीयों पर राज करने में मदद किया। लेकिन ज़्यादा जब इसका जो विरोध होने लगा, इसकी निंदा होने लगी, तो उसने इसे उस पद से जनरल ओडायर से पद से हटा देता है, और वह जो है वह उसे भारत से ही हटा दिया जाता है। और इस प्रकार से वह जनरल ओडायर उसके बाद वह लंदन चला जाता है। दोस्तों, और फिर उस समय एक कमीशन बैठती है जिसे जांच समिति के लिए, जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस हंटर कमीशन में 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, चिमनलाल सीतलवाड़ 3 जो भारतीय इसमें शामिल हुए थे हंटर कमीशन में। चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, यह 3 व्यक्ति थे जो इस हंटर कमीशन में शामिल हुए, ताकि यह पता कर सके कि वाकई में जनरल ओडायर गलत था या कि क्या यह जो आंदोलन था वह हिंसात्मक था। चूँकि जनरल ओडायर ने कहा कि यह जो आंदोलन जो यहाँ पर जो सभागार में बैठक चल रही थी जलियांवाला बाग में, यह हिंसात्मक है। लेकिन जब दोस्तों इसकी जांच होती है हंटर कमीशन के बाद, हंटर कमीशन के द्वारा 1 साल बाद इसकी जांच पूरी होती है, जिसमें इसे जनरल ओडायर को दोषी करार दिया जाता है और इसकी खूब आलोचना की जाती है। बस आलोचना भर इतना ही किया जाता है, इससे ज़्यादा इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप या फिर कोई सज़ा नहीं मिलती है। और इसे निष्कासित तो पहले ही कर दिया गया था, अंग्रेज तो खुश ही था। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसने भी एक समिति का गठन किया। आईएनसी के माध्यम से भी एक समिति का गठन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तिलक, ये सब जो थे इसमें शामिल हुए थे। मतलब बहुत सारे जो नेता थे जो कांग्रेस दल को मानते थे, उनके द्वारा भी एक जांच समिति इस पर बैठाएगी। हालांकि हंटर कमीशन का जो 1 साल बाद रिपोर्ट आती है 1920 में, उसको दोषी करार दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अभी भी भारत में एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका बदला पूरा नहीं होता। हालांकि भारत के लोग सभी जो इससे डरे हुए थे कि यह किस तरह का आंदोलन किया गया, यह किस तरह का अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया गया। लेकिन 1927 ईस्वी की बात है, 1927 ईस्वी की बात है कि उधम सिंह नाम के जो व्यक्ति थे, जो महापुरुष, शहीद उधम सिंह कहा जाता है, इन्हें उपाधि दी गई है शहीद उधम सिंह को उपाधि शहीद की दी गई है। 1927 में इन अंग्रेजों के द्वारा यह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और गिरफ्तार इसलिए किए जाते हैं उधम सिंह क्योंकि इनके पास अवैध रूप से हथियार प्राप्त होते हैं। इस अवैध रूप से हथियार रखने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 साल तक या 1931 ईस्वी तक जेल में रहते हैं। और जेल में रहने के बाद यह क्या करते हैं, वह लंदन चले जाते हैं। उसके बाद वह लंदन चले जाते हैं, जहाँ और लंदन में एक सभा में जनरल ओडायर बैठा हुआ था। 1940 की बात है, लगभग 21 साल बाद यह जो घटना घटी थी, रॉलेट एक्ट
1921 में इसके जस्ट 21 साल बाद यह जो है इनके दिमाग में बैठा हुआ था 21 साल तक। उधम सिंह को यह इनको दिमाग में यह चला था, ऐसे भारतीयों के दिमाग में यही चला था कि इससे बदला कैसे लिया जाए। तो 1940 की बात है, 21 साल बाद एक सभागार में जाते हैं। यह अपने पुस्तक में छिपाकर पिस्तौल को ले जाते हैं और जहां पर वह जनरल ओडायर था वह एक सभा का आयोजन कर रहा था, भाषण दे रहा था और उसी सभागार में जाकर जनरल ओडायर अपने हिम्मत का परिचय देते हुए उसे गोली मार देते हैं और इस तरह से जनरल ओडायर की मृत्यु हो जाती है और उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंदन में ही वहाँ के कोर्ट के माध्यम से इसे फांसी की सजा दी जाती है। पेंडविले में 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे देता है और इस प्रकार से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है बदला पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो उधम सिंह का था, जो भारत से जाकर लंदन में इसका परिचय देते, अपना परिचय देते कि हम भारतीय क्या है। इससे ऐसे थे हमारे यह उधम सिंह, जो कि बहुत बड़े शहीद, क्रांतिकारी, महापुरुष कह सकते हैं। और ये था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ था कि किस तरह से आंदोलन तो हुआ लेकिन उग्र भी नहीं हुआ और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। किसी भी कैटेगरी से आप हैं, आपको यह जानने का पूरा अधिकार है और आपको यह सीखने का भी हक है। इसलिए हमने आपको दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ ला कर दिया। फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, आपके लिए कुछ नया चीज़ लाएंगे जिसमें कि आपको बड़ा मज़ा आने वाला। उम्मीद करते हैं इसमें बहुत ही मज़ा आया होगा और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को आज कंप्लीट करना चाहेंगे और आपसे एक गुजारिश करेंगे कि दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल हमें आपको सेशन या कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।